Hello students, today I am going to start next lecture of the electrostat, that is Coulomb's law. Coulomb's law, जैसे हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े हैं, सेम उसी के जैसा है। वहां पे मास था, यहाँ पे चार्ज है। तो आइए देखते हैं Coulomb's लॉ। तो जब दो लाइक चार्ज होती है, लाइक चार्ज मतलब दोनों निगेटिव या दोनों पॉजिटिव, तो लाइक चार्ज रिपेल करते हैं। मतलब जो दोनों निगेटिव चार्ज रिपेल करेगा, दूर जाएगा एक दूसरे से, या दोनों पॉजिटिव चार्ज हो तब भी ये दूर जाएगा एक दूसरे से, मतलब रिपेल करेगा। और वही अगर अनलाइक चार्ज है, मतलब एक नेगेटिव चार्ज है और एक पॉजिटिव चार्ज है, तो वो अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो वही है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर और लाइक चार्जेस, लाइक मतलब समान, दोनों निगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है तो ये समान लाइक चार्ज हो गया। एक निगेटिव एक पॉजिटिव मतलब अनलाइक चार्ज, मतलब दोनों एक असमान, एक पॉजिटिव नेचर का है दूसरा निगेटिव नेचर का है, तो ये दोनों चार्ज जो है अट्रैक्ट करेंगे। अब ये तो नेचर हो गया कि अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, लेकिन अट्रैक्ट करेगा तो कितने फोर्स से करेगा? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, उसके साथ साथ डायरेक्शन क्या होगी? तो सबसे पहले जब भी फोर्स होगा, जैसे दो चार्ज है, एक Q1 है और दूसरा Q2 है, ये दोनों को मिलाइए लाइन, तो जो फोर्स होगा इसी लाइन के अलोंग होगा। लगने वाला जो अट्रैक्शन फोर्स हो या रिपल्सन फोर्स हो, वो जो फोर्स है इसी लाइन के अलोंग होगा, ना कि ये फोर्स ऐसे होगा, ये रॉन्ग है, इस तरह से नहीं होगा। जब भी होगा तो इसी लाइन के अलोंग होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन is along line joining two charge। ठीक है, मतलब दोनों के लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग ही होगा, इधर उधर नहीं होगा। अब फोर्स कितना होगा? तो फोर्स जो है, जब दो चार्ज है, मान लिया जाए दो चार्ज है, एक Q1 है और दूसरा चार्ज जो है वह Q2 है, और दोनों के बीच का जो अट्रैक्शन फोर्स है या रिपल्सन फोर्स है, या अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, यह नेचर करता है Q1 और Q2 पे, कि Q1 पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, या Q2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जब दोनों लाइक रहेगा तो रिपेल करेगा, और दोनों अनलाइक रहेगा मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो अट्रैक्ट करेगा। मान लिया जाए कि दोनों के बीच का जो इंट्रैक्शन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैट फोर्स है, वह F है, और जो दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैट फोर्स, है ना। स्टैट मतलब रेस्ट में, दोनों चार्ज रेस्ट में है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैट फोर्स। और मान लिया जाए कि ये इलेक्ट्रोस्टैट फोर्स F है, दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन में क्या पढ़े थे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस, या मासेस की जगह पे चार्ज हो जाएगा Q1 इंटू Q2। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। और क्या पढ़े थे वहां? फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स वहां क्या होता कि फोर्स is inversely proportional to a square of distance between them। यहाँ पे सेंस है कि यहाँ जो फोर्स है वह दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। तो R स्क्वायर इसको करेंगे,
तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पे द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। मतलब दोनों चार्ज के बीच का जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट के। दोनों चार्ज के बीच का फोर्स चाहे अट्रैक्शन फोर्स हो या रिपल्सन फोर्स हो, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ आर क्या है? दोनों के बीच का दूरी, डिस्टेंस, और एफ क्या है? दोनों चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चाहे वो रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव इन नेचर होगा। क्लियर है? तो इसको नोट कीजिए। तो यहाँ पे फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे? हम ज्वाइन करेंगे। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब इस साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट मिलेगा K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब यहाँ पे K कांस्टेंट है, लेकिन K जो कांस्टेंट कब है? एक मीडियम के लिए कांस्टेंट है। अब मीडियम को हम चेंज करेंगे। जैसे मीडियम मतलब क्या? Q1 और Q2 के बीच का जो मीडियम है, यहाँ पे Q1 है, तो Q1 और Q2 का जो बीच का मीडियम है, बीच का मीडियम क्या है? हो सकता है बीच में पानी हो सकता है कि बीच में पेपर हो सकता है बीच में एयर हो सकता है बीच में मिका हो, ईंट हो, पत्थर हो, जो भी हो। तो यहाँ पे डिफरेंट मटेरियल के लिए, डिफरेंट मीडियम के लिए जो फोर्स वो चेंज हो जाएगा। लेकिन K का वैल्यू, मान लिया दो चार्ज जो है उसके बीच में कुछ नहीं है, मतलब वैक्यूम है या एयर हो सकता है। तो एयर और वैक्यूम के लिए, जिसको हम कहते हैं फ्री स्पेस, तो फॉर फ्री स्पेस K का जो वैल्यू होता है वह होता है 1/4πε0, और इसका वैल्यू होता है SI सिस्टम में 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ पे एक और चीज आ गया, ε0 क्या है? अब ε0 क्या है? तो इसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात कि K का जो वैल्यू है SI यूनिट में इतना होगा, और K का वैल्यू जो है वह CGS यूनिट में 1 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर चार्ज जो है कूलम्ब में हो, चार्ज का जो SI यूनिट है वह है कूलम्ब, तो अगर चार्ज कूलम्ब में हो और डिस्टेंस जो है वह मीटर में हो, तब K का वैल्यू हम इतना लेंगे। ठीक है, और जब Q1 और Q2 का वैल्यू ESU में हो, स्ट्रेट कूलम्ब में हो, फ्रैंकलिन में हो, और डिस्टेंस सेंटीमीटर में हो, तो K का वैल्यू हम लेंगे 1। ठीक है, अच्छा, अब प्रॉब्लम्स ऐसा आता है कि Q1 Q2 कूलम्ब में है या सेंटीमीटर में है। तो सबसे पहले दोनों को एक सिस्टम में बदलिए, तो आसान होगी कि हम डिस्टेंस को चेंज कर दें, डिस्टेंस को हम मीटर में बदल देंगे। अब डिस्टेंस को मीटर में बदलेंगे, तब एक कूलम्ब में है, तब यहाँ पे K का वैल्यू ये लेंगे और इसको हम मीटर में बदल देंगे। आइए हम कुछ प्रॉब्लम्स को देख करके सॉल्व करते हैं। मान लिया जाए कि दो चार्ज है, ये 2 कूलम्ब है और ये भी 2 कूलम्ब है। चलिए, इक्वल और लैग चार्जेस है, तो ये रिपल होगा। मान लिया जाए कि फोर्स कितना है? F है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 1 मीटर है, तो फोर्स कितना होगा? यह तो पुटिंग द वैल्यू और गेटिंग द रिजल्ट वाली क्वेश्चन है। चलिए फिर भी कर लेते हैं। K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और यहाँ पे K का वैल्यू होगा 9 × 10⁹ Q1 Q2 2 × 2 बाई R स्क्वायर, R1 है,
इसकल टू हो गया 36 इंटू 10 का पावर 9 न्यूटन। ये हो गया, ठीक है, इसमें तो कोई दम नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लिया जाए कि दो चार्ज दिया हुआ है, अननोन चार्ज है, दो अननोन चार्ज है और वह 1 मीटर डिस्टेंस पे रखा हुआ है, 1 मीटर डिस्टेंस पे अननोन चार्ज है। तो दो अननोन चार्ज के बीच में मिनिमम फोर्स कितना होगा, क्या है फाइंड करना, फाइंड मिनिमम फोर्स। बहुत आसान क्वेश्चन है, यहाँ Q1 और Q2 दिया हुआ नहीं है और पूछ रहा है मिनिमम फोर्स कितना होगा, डिस्टेंस दिया हुआ है। तो सबसे पहले फोर्स होता है कितने के बराबर, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये होता है। अब यहाँ पे R1 है, K का वैल्यू हमको ऐसा ही सिस्टम में पता है, 9 इंटू 10 का पावर 9, और ये 1 हो जाएगा R। अब हमको Q1 और Q2 पे निर्भर कर रहा है फोर्स, फोर्स को मिनिमम लेना है, इसलिए Q1 और Q2 को भी मिनिमम लेना पड़ेगा। तो सबसे छोटा चार्ज क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और वो कितना होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम इंटू 1.6, Q1 इतना हो गया, Q2 भी इतना ही, इतना कूलम, ठीक है, इतना न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे जो मिनिमम फोर्स होगा वह दिस मच न्यूटन होगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिए। अब हम आते हैं वह एप्सिलॉन नॉट पे। इस पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बना सकते हैं। जैसे मान लिया जाए 100 ग्राम वाटर है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम वाटर, कैलकुलेट चार्ज ऑन दैट इलेक्ट्रॉन। तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको कीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस पे आधारित, हम पढ़ा रहे हैं कूलम्ब्स लॉ, और कूलम्ब्स लॉ आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैट का, ये हर जगह यूज होने वाला है। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट है क्या, यह है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एक टर्म आएगा, पहले लिख लीजिए या समझ लीजिए। एप्सिलॉन एम क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये 3 टर्म आएगा आपको। एप्सिलॉन आर क्या है, परमिटिविटी ऑफ, यह है रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। अब यहाँ पे इसका मीनिंग क्या हुआ, तो हम अभी पढ़े हैं कि मान लिया जाए कि Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं और इसके बीच में जो फोर्स है, इंटरेक्टिव फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वह दोनों चार्जेस के बीच में जो मीडियम है उस पर निर्भर करता है। मतलब मीडियम एक ऐसा ताकत रखता है, मीडियम में कुछ ऐसा गुण है कि फोर्स को बदल देगा, चेंज कर देगा, और यही स्ट्रेंथ, ताकत बदलने की, किसको बदलने की, फोर्स को बदलने की, क्या कहलाता है, परमिटिविटी कहलाता है। तो यह प्रॉपर्टी है, किसका प्रॉपर्टी है, मीडियम का, जो फोर्स को बदल देता है। तो प्रॉपर्टी ऑफ एनी मीडियम, द स्ट्रेंथ मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ टू चेंज द फोर्स,
द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल मीडियम, है ना, को क्या कहते हैं हम? परमिटिविटी कहते हैं। परमिटिविटी क्या है? तो यह प्रॉपर्टी है, किसका प्रॉपर्टी है? मीडियम का। क्या प्रॉपर्टी है? टू चेंज द फोर्स, तो उसको हम क्या कहेंगे? परमिटिविटी। अब जब वैक्यूम और एयर रहेगा तब वहां पे एप्सिलॉन नॉट होगा, मतलब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर या वैक्यूम के लिए। अब एप्सिलॉन एम मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जब दोनों चार्ज के बीच में मीडियम रहेगा तब हम एप्सिलॉन एम कहेंगे। और इसको हम क्लियर करते हैं। मान लिया जाए फोर्स को अगर हम फ्री स्पेस में रखते हैं, मतलब दोनों चार्ज के बीच में क्या है? मीडियम है ना, और ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर है। सबसे पहले दोनों के बीच में क्या है? एयर या वैक्यूम है, तो उसको हम जो फोर्स लगता है उसको हम एफ नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बीच में क्या है? एयर या वैक्यूम, एयर है या कुछ नहीं है, तब हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब मीडियम में है, मान लिया जाए कि ये दोनों के बीच में क्या है? कुछ ना कुछ मीडियम है। मीडियम वाटर हो सकता है, मिका हो सकता है, पेपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के जगह पे एप्सिलॉन एम लिखेंगे, परमिटिविटी ऑफ मीडियम इंटू Q1 बाई Q2 बाई आर, Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एफ एम इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे अगर हम करते हैं एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन एम करें तब क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन एम करें तब यहाँ पे देख लीजिए ये दोनों टर्म सेम है। हमने क्या किया कि सेम चार्ज रखा, सेम डिस्टेंस रखा, सिर्फ मीडियम बदला। पहले फ्री स्पेस था, अब कोई ना कोई मीडियम है, तब क्या होगा? एफ नॉट बाई एफ एम हम करेंगे तब क्या होगा? ये दोनों टर्म कट जाएगा, 4 पाई कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या? तो ये टर्म ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर। रिलेटिव परमिटिविटी कुछ और नहीं है, रिलेटिव मतलब किसी मीडियम का, किसके रिस्पेक्ट में? तो फ्री स्पेस के रिस्पेक्ट में परमिटिविटी कितना होता है? एप्सिलॉन आर। और इसको हम के लिखते हैं, के कांस्टेंट है, उसमें ये इसमें जो के था ये जगह और ये जो के है अलग है, और इसी को कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक के क्या है? कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन आर क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर है? तो रिलेटिव परमिटिविटी को हम एक और टर्म से डिफाइन करेंगे हम, कि जब दो चार्जेस जो है वह फ्री स्पेस में और मीडियम में रखा हुआ है, तो सेम चार्जेस एंड सेम डिस्टेंस, देन फोर्स इन फ्री स्पेस डिवाइडेड बाय फोर्स इन मीडियम इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। फिर से समझिएगा, वीडियो पॉज कर लीजिएगा, अपने लैंग्वेज में लिखते जाइएगा। ठीक है, फोर्स इन फ्री स्पेस divided by force in medium having same charge and same distance is called relative permittivity। क्लियर है? तो यहाँ पे ये जो आया कि एफ नॉट बाई एफ एम कितने के बराबर आ गया? रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर। अब इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, अगर एप्सिलॉन एम हम लिखें तो इसको लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। क्लियर है? ये हम यूज करेंगे। चलिए इस पे आधारित एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तब क्लियर होगा ज्यादा। मान लिया जाए कि दो चार्ज रखा हुआ है, कहाँ? मीडियम में रखा हुआ है, और उसका रिलेटिव परमिटिविटी है वो 2 है, ये दिया हुआ है। चार्ज कितना है?
चार्ज मान लिया है 2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है, और दूसरा चार्ज है 4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। डिस्टेंस मान लिया 1 मीटर है, तो फोर्स कितना होगा? यहाँ पे मीडियम है, कहाँ रखा हुआ है? मीडियम में रखा हुआ, ठीक है, जिसका रिलेटिव परमिटिविटी कितना है? 2 है। तो यहाँ एप्सिलॉन आर दिया हुआ है और चार्जेस दिया हुआ है, दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो यहाँ एम कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन एम इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे एप्सिलॉन एम के जगह पे हम ये चीज लिखेंगे, अब इसका वैल्यू हमको पता है, इसका वैल्यू कितना होता है? 9 इंटू 10⁻9 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर कितना दिया हुआ है? रिलेटिव परमिटिविटी कितना है? 2 है। Q1 कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Q2 कितना है? 4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर है 1। तो इसको आप सॉल्व कीजिए। नाइन 4 जा 36 इंटू ये आया आपका 10⁻9 और 10⁻⁻19, यहाँ हो जाएगा 10 बचेगा, 10 और -19, 10⁻⁻29 हो जाएगा। ये आया भाई, क्लियर है? चलिए इसको नोट कर सकते हैं। देखिए यह जो फोर्स है F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब यह ये मैग्नीट्यूड है फोर्स का, दो चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, ये मैग्नीट्यूड दे रहा है। अब डायरेक्शन क्या होगा? हम अभी पढ़ चुके हैं कि डायरेक्शन जो है दोनों के लाइन ज्वाइनिंग के लॉन्ग ही होता है। तो सबसे पहले हम Q2 पे जो फोर्स होगा उसको हम लिखेंगे फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, मतलब F21 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ठीक है। अब F21 को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो मैग्नीट्यूड तो यही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, है ना। इसको हम एक नीटा हम दे सकते हैं, डायरेक्शन, नीटा डायरेक्शन देंगे। चाहे जैसे हम कोई भी वेक्टर ए लिखते हैं, ए को कैसे लिखते हैं? ए का मैग्नीट्यूड इंटू ए का यूनिट वेक्टर। तो F21 का मैग्नीट्यूड तो इतना हो गया, डायरेक्शन भी देंगे ना। मान लिया अगर हम नीटा लिख रहे हैं, नीटा एक क्या है? यूनिट वेक्टर है। किस डायरेक्शन में है? तो इस डायरेक्शन में, F21 के डायरेक्शन में, ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू F21 का यूनिट वेक्टर। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लिया जाए कि ये जो वेक्टर है R12 है, ये वेक्टर, ये मतलब वेक्टर R12 किसको डिनोट कर रहा है? ये दोनों के बीच का, मतलब 2 का पोजीशन वेक्टर 1 के रिस्पेक्ट में, तो R12 हम लिखेंगे इसको, क्लियर है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू R12। अगर हम इसको जनरलाइज करें तो ऐसे भी हम कह सकते हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू नीटा। अब नीटा क्या है? नीटा क्या है? नीटा यहाँ पे फोर्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ पे नीटा क्या है? यूनिट वेक्टर फोर्स के डायरेक्शन में, क्लियर है। तो ये आपका हो गया जनरल फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, क्लियर है।
अब यहाँ पे हम लिखना चाहें F12 इजकल टू कितना हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब F21 के फॉर्म में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं F12 का यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पे देख लीजिए F12 यूनिट वेक्टर और F21 यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड में बराबर है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर और इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, तो दोनों मैग्नीट्यूड में यूनिट, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये टर्म होगा। तब अगर हम रिलेशन निकालना चाहें F21 वेक्टर और F12 वेक्टर में, तब क्या होगा, तब यहाँ पे यहां देख लीजिए F12 यूनिट वेक्टर है और F21 यूनिट वेक्टर है, जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन डायरेक्शन है। बाकी तो ये मैग्नीट्यूड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि F12 वेक्टर और मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा किसके, F21 वेक्टर के, लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो यहां पे ये Q1 वेक्टर है, ये Q2 वेक्टर है। जितना फोर्स Q2 लगाएगा Q1 पे इधर, उतना ही फोर्स Q1 लगाएगा Q2 पर इधर। इसका मीनिंग यही हुआ। मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वह एक्शन रिएक्शन पेयर है। जितना फोर्स Q1 लगाएगा उतना ही फोर्स Q2 लगाएगा, जितना फोर्स Q1 Q2 पे लगाएगा उतना ही फोर्स Q2 Q1 पे लगाएगा। हाँ, लेकिन इसका डायरेक्शन जो है अपोजिट डायरेक्शन में होगा। मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा और फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर है? तो इसको आप नोट कीजिए। अब हम कूलम्ब्स लॉ पे जितने भी आधारित क्वेश्चंस हैं उस पे थोड़ा सा शॉर्ट नजरिए से देखते हैं। मतलब शॉर्टली मैं उस पर डिस्कस करूंगा थोड़ा थोड़ा। सपोज कर लिया जाए कि कोई दो ऑब्जेक्ट है रखा हुआ, किसी टेबल पे रखा हुआ है ना। इस पे कुछ ना कुछ मास दिया रहेगा, कुछ ना कुछ चार्ज दिया रहेगा और डिस्टेंस दिया रह सकता है, कुछ भी दिया रह सकता है। मान लिया डिस्टेंस आ रहा है ना, तो फोर्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो निकल जाएगा। और कहा यह जा रहा है कि दोनों जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट में है, दोनों ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना हो या कुछ भी और हो सकता है। तो यहां पे देख लीजिए Q2 पे फोर्स Q1 के कारण इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, और इस डायरेक्शन में फोर्स Q1 मैग्नीट्यूड में एक ही है, ये इस डायरेक्शन में। अब यह ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है, तो इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स इस डायरेक्शन में इधर कितने के बराबर लग रहा है, 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और ये रेस्ट में है या मोशन में नहीं है, तो इसका मतलब कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जो इसको बैलेंस कर रहा है। इधर फ्रिक्शन फोर्स होगा और फ्रिक्शन फोर्स और ये फोर्स, दो फोर्स लग रहा है, तो यहां पे नेट फोर्स 0 होगा क्योंकि इसका एक्सप्रेशन नहीं है। तो यहां पे F माइनस FR इक्वल टू 0, डेट इंप्लाई F इज इक्वल टू FR। मतलब फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स बराबर हो जाएगा। और फ्रिक्शन फोर्स आप देख लीजिए इस कंडीशन में आपको कितना हो जाएगा, म्यू mg, ठीक है, m दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ म्यू का वैल्यू पूछ सकता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन हो सकते हैं। इस पे आधारित बहुत सारे और कॉन्सेप्ट कुछ लगा करके और इस पे आधारित क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स पूछते हैं, इसी से आधारित वो स्ट्रिंग सिस्टम है। यह जो चीजें हैं, जैसे दो चार्ज हैविंग समथिंग मास
इज सबस्टेंडेड फ्रॉम टू स्ट्रिंग। लेंथ इक्वल हो सकता है, अनइक्वल हो सकता है। मान लिया जाए कि यहाँ पे लेंथ ये एल एल है, इस पे चार्ज है Q1, इस पे चार्ज है Q2। मान लिया जाए कि ये डिस्टेंस है R। इक्विलिब्रियम पोजीशन में इसका डिस्टेंस कितना है, R है। हो सकता है कि ये, अब यहाँ पे ऑब्वियसली है कि दोनों इक्विलिब्रियम में है ना, तो इस पे फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स। स्प्रिंग में कुछ ना कुछ टेंशन होगा, और इसमें मास है, इसमें मास है, तो इनसे नीचे लगेगा। ए एंगल मान लिया थीटा है, तो यहां पे देख लीजिए एंगल थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो यहां पे हम इस प्रॉब्लम्स को दो तरीके से करेंगे। बहुत सारे चीज अननोन रहेंगे इसमें, तो उसको कैलकुलेट करना होगा। तो एक तो है यहाँ पे लामिस थ्योरम लगेगा, जो हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे लामिस थ्योरम भी लगा सकते हैं। दूसरा, फोर्स को बैलेंस करके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ वर्टिकली जो जितने भी फोर्स हैं, जैसे T है, तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लेकर के, फिर T का कंपोनेंट होगा, यहाँ फोर्स है, 3 फोर्स है यहाँ पे। सबसे बेहतर तरीका ही होगा कि हम यहाँ पे लामिस थ्योरम को लगाएं। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन हो सकता है। क्लियर है? और चलिए एक छोटा सा आसान सा क्वेश्चन हम करवाते हैं। मान लिया जाए कि ये है कुछ मास मान लीजिए, ये कितना मान लें, 2 kg मान लीजिए। इसका चार्ज मान लिया Q है ना। Q क्या, कुछ मान लीजिए चार्ज इसका चार्ज मान लीजिए 2 कूलम मान लीजिए। चलिए इसका है 4 kg मान लीजिए, इसका 4 कूलम मान लीजिए। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लीजिए 1 मीटर है ना। अब दोनों के बीच का मीडियम जो है वह कुछ नहीं, एयर है, मान लीजिए एयर है। अब सवाल ये कहता है कि हम दोनों को रिलीज कर दिए, छोड़ दिए, तो दोनों के बीच रिपल्सन होगा। रिपल्सन होगा तो ये दूर भागेगा, और ये दूर भागेगा तो मान लिया जाए कि 4 कूलम का जो स्पीड है वो हो गया 20 मीटर पर सेकंड। 4 कूलम का जो स्पीड है वो हो गया 20 मीटर पर सेकंड। तब 2 कूलम का स्पीड कितना होगा, ये कैलकुलेट करना। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इतना सिर्फ जो दिख रहा है वो है नहीं, रियली में यहाँ पे होगा क्या। 2 कूलम कितने वेलोसिटी से, 2 कूलम कितने वेलोसिटी से मूव करेगा। 2 कूलम जो है वह कितने वेलोसिटी से मूव करेगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ 2 कूलम ये कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे इतने सारे जो चीज दिए हुए हैं, इतने सारे, वो सिर्फ दिखने के लिए है। रियली में इस सिस्टम में एक्सटर्नल फोर्स 0 है, एक्सटर्नल फोर्स कुछ लग नहीं रहा है। जो भी फोर्स है वो इंटरनल फोर्स है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपस के बीच का फोर्स है, तो एक्सटर्नल फोर्स 0। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज होगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अनुसार इनिशियल मोमेंटम 0, फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, इस डायरेक्शन में है, तो 4 × 20 कर ले। मान लिया जाए कि यह ऑब्जेक्ट है इसी डायरेक्शन में मोशन कर रहा है b वेलोसिटी से, तो प्लस हो जाएगा 2 × b। क्लियर है? हम मानने के लिए इधर भी मान सकते थे, लेकिन हम जानबूझ के इधर ही माने हैं। क्यों? क्योंकि अगर निगेटिव आएगा तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा तो उसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि हम ऐड करना है, सिंपल हो जाने के कारण। अब यहाँ पे इस टर्म को इधर लाइए, तो 2b =
4 इंटू 20, तो v इजकल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 20 बाई 2 इजकल टू 40 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? तो यह जो है वह 40 मीटर पर सेकंड से माइनस में आएगा ये, तो माइनस मतलब अपोजिट साइन, जो वेलोसिटी हम लिए हैं उसके अपोजिट साइन, तो 40 मीटर पर सेकंड से इस ओर मूव करेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बने रहें जीके सर के साथ। थैंक यू।